वैसे कांग्रेस में राहुल गांधी के अलावा सेल्फ गोल करने वाले उस्ताद कई हैं। कल ही सैम पित्रोदा ने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कही, नया आइडिया दिया। अब कांग्रेस सैम के इस एडिशनल टैक्स के बोझ तले थप गई और मोदी बार बार कह रहे हैं कि वो तो पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की नजरें लोगों की संपत्ति पर हैं, जिसे छीन कर वो अपने खास वोट बैंक को देना चाहती है। आज मोदी ने इसी बात को नए तरीके से समझाया, कांग्रेस पर नया इल्जाम लगाया। मोदी ने कहा इसी कांग्रेस ने देश में इनहेरिटेंस टैक्स लगाया था। दादा दादी या माता पिता से मिलने वाली प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाने का कानून कांग्रेस ही लाई थी, लेकिन जब शाही खानदान की प्रॉपर्टी का नंबर आया तो इसी कांग्रेस ने अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए इनहेरिटेंस टैक्स का कानून रद्द कर दिया। इसके बाद मोदी ने कहा अपनी दौलत बचाने के बाद अब युवराज फिर लोगों की विरासत पर डाका डालने का प्लान बना रहे हैं। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था। उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। बिना टैक्स के अपने परिवार की 4 पीढ़ियों की अकूत धन दौलत हासिल करने के बाद अब ये लोग आप जैसे सामान्य मानवी की विरासत, आपकी मेहनत की कमाई जो आपने अपने बच्चों के लिए बचत करके रखा है, उस पर टैक्स लगा करके आधी संपत्ति लूटना चाहते हैं। और इसलिए ही तो देश कह रहा है कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जो बात मोदी ने कही उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने आगे बढ़ाया। योगी ने कहा कि कांग्रेस पिछड़ी जातियों के लोगों का रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहती है और लोगों की संपत्ति छीनकर माइनॉरिटीज में बांटने की प्लानिंग कर रही है। आपने कल कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण नेता के सलाहकार के वक्तव्य को आपने पढ़ा होगा। उनका वक्तव्य है कि देश के अंदर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आएगी तो विरासत टैक्स लगाएगी। बहनों और भाइयों, ये विरासत टैक्स क्या है मालूम है आपको? ये विरासत टैक्स है कि आपके बाप दादों ने जो संपत्ति अर्जित की है, इस संपत्ति के बाद आधी संपत्ति कांग्रेस और समाज के लोग हड़प लेंगे। आपको संपत्ति से वंचित करने का एक कुत्सित प्रयास। दूसरा, इनके द्वारा कहा जा रहा है
कल कांग्रेस के लोगों ने कर्नाटक के अंदर क्या किया? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने कहा ओबीसी के आरक्षण में उन्होंने 32% आरक्षण बहनों और भाइयों मुस्लिम लोगों को दे दिया। यानी कांग्रेस ओबीसी के पिछड़ी जाति के लोगों के आरक्षण को डकैती डालने का काम कर रही है, उसको बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस यही कह रही है कि आएंगे तो देश के संसाधनों पर फिर से मुसलमानों का अधिकार हो, इसकी वे वकालत करेंगे। ये चुनाव केवल सामान्य चुनाव नहीं है बहनों और भाइयों, देश के भाग्य को बनाने वाला चुनाव है। कांग्रेस इस मुद्दे पर भी डिफेंसिव है। आज जयराम रमेश ने कहा मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं। विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स का मुद्दा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है। जयराम रमेश ने कहा यह सही है कि इस टैक्स को राजीव गांधी ने खत्म किया था, लेकिन वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए नहीं था, क्योंकि इंदिरा की तो कोई संपत्ति ही नहीं थी। क्योंकि टैक्स कलेक्शन में खर्चा आमदनी से ज्यादा हो रहा था, इसलिए कांग्रेस की सरकार ने उसे खत्म कर दिया। जयराम रमेश ने कहा इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का एजेंडा बीजेपी का था, कांग्रेस का नहीं। मैंने ये कहा कि हम टैक्स कलेक्ट करने में ज्यादा खर्च कर रहे थे, जिस टैक्स की आमदनी हमें आ रही थी, और एक आम सहमति बन गई ऐसे टैक्स हम क्यों इसके साथ हम आगे इसको ले चलें, इसको हम क्यों रखें। तो इसी वजह से, क्योंकि हम ज्यादा खर्च कर रहे थे एस्टेट ड्यूटी पर, और जिस एस्टेट ड्यूटी से हमें आमदनी आ रही थी, हमें माने केंद्र सरकार को आमदनी आ रही थी, उससे बहुत फर्क था, इसीलिए उसको निकाला गया। इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था। साफ भाषा में कह देना चाहता हूं, विरासत कर हमारे एजेंडा में नहीं है। और जो कोई कहता है कि हम विरासत कर लाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। जब हम आईटी की बात करते हैं, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी माने इनकम टैक्स, आईटी माने इनहेरिटेंस टैक्स नहीं। ये तो बीजेपी का एजेंडा था। जब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे वित्त मंत्रालय में, अरुण जेटली ने और सारे नेता और बुद्धिजीवियों ने इसकी वकालत की, पर हो नहीं पाया। और आज प्रधानमंत्री वो आरोप हम पर लगा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह डिफेंसिव पर है, लेकिन वो कितना भी डिनाई करे, बीजेपी ने इस मुद्दे को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों से पूछा क्या उनको यह मंजूर होगा कि उनकी प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में ले ले। राजनाथ सिंह ने कहा अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो इनहेरिटेंस टैक्स लागू हो जाएगा। इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के असली मंसूबे अब सामने आ गए हैं। आज मेरे बहनों भाइयों एक बात के लिए आगाह भी करना चाहता हूं। संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि परिवार में भी मुखिया की मृत्यु हो गई तो 100 पैसे में 55 पैसा या कांग्रेस के सरकार के खजाने में चला जाएगा और उस परिवार के पास केवल 45 पैसा रहेगा। कहां देश को ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं लोग? भारत की गरीबी दूर करो, भारत की बेरोजगारी दूर करो, भारत का आतंकवाद दूर करो। बहनों भाइयों, इन लोगों ने अजीबो गरीबी स्थिति यहां पर पैदा कर रखी है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सबको बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। कब ये क्या कर दें कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के सहयोगी दल भी परेशान हैं। अलग अलग तरह से कांग्रेस का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज आरजेडी के सांसद मनोज झा ने लोगों की संपत्ति के सर्वे और इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर जो बात कही, उसने मोदी के आरोप को और पुख्ता कर दिया। मनोज झा ने कहा कि संविधान में लिखा है कि संपत्ति के समान बंटवारे के बगैर समाज में समानता नहीं आ सकती, इसलिए प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। मनोज झा ने कहा मोदी संविधान की मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता।
देश के प्रधानमंत्री, किसी भी देश के प्रधानमंत्री को अपने अपोनेंट के बरक्स इतना फिसलते हुए और गिरते हुए मैंने नहीं देखा। ये भारत का संविधान है, भारत का संविधान, और इसके आर्टिकल 39 को प्रधानमंत्री पढ़े, वो क्या कहता है। प्रधानमंत्री जी को समझ में आएगा। 39 में है दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। संविधान से इधर बात हो रही है। अगर 5% लोगों के पास 70% संसाधन है तो उसके बंटवारे के बगैर कैसे समावेशी समाज की कल्पना होगी। यानी कि जो आप कह रहे हैं वो आप संविधान विरोध में बोल रहे हैं ना। मैं साफ दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री जी चुनाव हैं, आप हमेशा के लिए नहीं है, हम हमेशा के लिए नहीं है। देश और देश के सरोकार हमेशा के लिए हैं। विपक्ष पर टिप्पणी करने के चक्कर में, विपक्ष को अशोभनीय ऑब्जर्वेशन देने के चक्कर में देश के लोकतंत्र को, इसके सरोकारों को, संवैधानिक मूल्यों को तार तार मत कीजिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं। इस पूरे मामले को गहराई से समझने की जरूरत है। यह सही है कि देश से गरीबी खत्म होनी चाहिए, संपत्ति का बंटवारा होना चाहिए, लेकिन हमारा संविधान ये नहीं कहता कि दूसरों की संपत्ति छीनकर गरीबों में बांट दो। विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगाकर सरकारी खजाना भर लो और फिर उस पैसों को जनता में बांटो। यह कम्युनिस्ट देशों का तरीका था। हमारे देश में बचत एक सामाजिक संस्कार है। हर पीढ़ी के लोग अपनी अगली पीढ़ी को कुछ देकर जाने के लिए बचत करते हैं। रुपए, पैसे, सोना, चांदी, जमीन, जायदाद बनाते हैं जिससे अगली पीढ़ी समर्थ हो सके, समृद्ध हो सके। और यह सिर्फ आर्थिक मसला नहीं है, यह भावनात्मक इशू है, हर परिवार से जुड़ा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की इस बात को पकड़ लिया और उसे जनता के सामने रख दिया। अब मोदी ने इसे परिवारवाद से जोड़ा है। मोदी ने कहा कि अपनी खानदानी संपत्ति बचाने के लिए कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स खत्म किया और अब युवराज फिर वही टैक्स जनता पर थोपना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों की नजर में आम लोगों की प्रॉपर्टी है, पार्टी के आम कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है, चाहे बात संपत्ति की हो, चाहे चुनाव की टिकटों की हो। नरेंद्र मोदी ने बरेली की चुनावी सभा में कहा कि अखिलेश यादव वैसे तो ओबीसी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यादवों के नेता बनते हैं, लेकिन जब चुनाव में टिकट देने की बारी आई तो उन्हें परिवार के बाहर कोई यादव दिखाई नहीं दिया। बदायूं, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ और फिरोजाबाद, हर जगह उन्हें अपना परिवार ही दिखाई दिया। कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सिर्फ अपने परिवार का ही सोच सकती है। इन लोगों के लिए अपना परिवार ही सब कुछ है। आप इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप खुद देख रहे हैं, या यूपी में सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहां बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। ऐसे लोग हमेशा सिर्फ अपने परिवार का ही भला करेंगे, परिवार के बाहर का कोई भी व्यक्ति हो इनके लिए कोई मायना नहीं रखता। मोदी ने सिर्फ इतना कहा कि अखिलेश ने परिवार वालों को टिकट दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इससे आगे की बात की। योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर परिवार का कब्जा है, वो तो बना रहेगा, लेकिन चुनाव में जनता इस बार पूरे परिवार को घर भेज देगी, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी के लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या यूपी में अखिलेश को अपने खानदान के अलावा कोई काबिल यादव नहीं दिखता। भाई हम लोग तो समाज के लिए करेंगे और सपा आएगी तो वे अपना घर बनाएंगे। यादवों में भी टिकट देने थे तो एक ही परिवार के सब है, एक परिवार से बाहर कोई उभर ही नहीं पा रहा है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला मोर्चा की प्रभारी, उनकी एक ही परिवार, पति पत्नी दोनों। ऐसे ही शिवपाल जी को भी एक चूर्ण दे दिया, बदायूं वाले श्योर शर्ट है कि वहां पे हारना है सपा को, तो वहां कहा चलो शिवपाल हारने के लिए ही उन्होंने शिवपाल जी को वहां भेज दिया। इसके बाद फिरोजाबाद में उन्होंने भेजा है, तो फिरोजाबाद में तो पिछली बार ही तय हो चुका है कि वो भाजपा के पक्ष में निर्णय ले चुके हैं। और 5वीं सीट है, बेचारा धर्मेंद्र यादव ना चाहते हुए फिर आजमगढ़ चला गया। पिछली बार दिनेश लाल यादव निरोवा, भोजपुरी का बहुत अच्छा कलाकार है, और निरुआ ने पिछली बार ऐसा हराया, उनको ऐसा हराया कि दोबारा वे आजमगढ़ नहीं जा पाए डर के मारे। लेकिन ये 5 के अलावा क्या कोई दूसरा यदुवंशी नहीं था क्या? एक परिवार के अलावा कोई है ही नहीं क्या? बहनों और भाइयों, ये परिवारवादियों को सबक सिखाने का समय है। योगी आदित्यनाथ जनता से जब ये बात कह रहे थे, उस वक्त अखिलेश यादव कन्नौज से पर्चा भर रहे थे। पूरा खानदान साथ में था। हालांकि 3 दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कन्नौज से तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था। तेज प्रताप ने कैंपेन भी शुरू कर दिया था, लेकिन कल अचानक अखिलेश ने फैसला बदल दिया, कन्नौज से खुद लड़ने का ऐलान किया और आज नॉमिनेशन फाइल किया। 24 साल पहले कन्नौज से ही अखिलेश यादव ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। 1999 में यह सीट मुलायम सिंह यादव ने जीती थी, उन्होंने इस्तीफा दिया। बाईपोल में बेटे अखिलेश को मैदान में उतारा और अखिलेश मुलायम सिंह यादव के सपोर्ट से पहली बार सांसद बने। इसके बाद 2004 और 2009 में जब आम चुनाव हुए तो अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव जीते। 2012 में अखिलेश यूपी के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कन्नौज की सीट खाली कर दी और बाई इलेक्शन में अपनी वाइफ डिंपल को उतारा। डिंपल कन्नौज से निर्विरोध चुनाव जीत गई थी। इसके बाद वो 2014 में भी इसी सीट से जीती, लेकिन 2019 में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को इस सीट से हराकर सबको चौंका दिया। आज नॉमिनेशन फाइल करने से पहले अखिलेश यादव ने अपने पुराने नॉमिनेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, कन्नौज में वो फिर से अपनी जीत का इतिहास बनाएंगे। कन्नौज में अखिलेश यादव का मुकाबला सुब्रत पाठक और बीएसपी के कैंडिडेट इमरान जफर से होगा। आज कन्नौज से बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। पर्चा भरने के बाद सुब्रत पाठक ने कहा, नतीजा तो तय है, अगर तेज प्रताप लड़ते तो उनकी जमानत जब्त हो जाती, अखिलेश की जमानत तो बच जाएगी। सुब्रत पाठक ने कहा, मुकाबला इंटरेस्टिंग हो गया है, अब कन्नौज में वैसी ही टक्कर होगी जैसी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है। नहीं, उनकी विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा, पाकिस्तान माने लुटेरा। और जब चुनाव हो तो रोचक हो। देखो, कुल मिलाकर हम लोग जब मैच देखने जाते हैं किसी भी स्टेडियम में तो हम उम्मीद करते हैं कि मैच रोचक हो, अच्छा लगता है, हार जीत किसी की भी हो। लेकिन यदि मैच एक तरफा हो जाता है, मैंने भारत यदि चुनाव मैच जीत जाता है एक तरफा, तो भी मजा नहीं आता। बहुत लोग बीच में छोड़ के चाहते हैं। और जब हम मूवी देखने जाते हैं तो भी मूवी में अगर इंटरेस्टिंग नहीं होती है तो पूरे 3 घंटे बैठते नहीं, लंच में ही छोड़कर चले आते हैं। तो कुल मिलाकर आज मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य यह है कि चुनाव है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था तेज प्रताप को, समझ में आ गया उनको, हमने पहले ही कहा था। लेकिन उनका घमंड था, नहीं हम किसी को भेज देंगे, कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता। लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। सुब्रत पाठक ने कन्नौज के चुनावी मुकाबले को भारत पाकिस्तान का मैच बताया तो अखिलेश ने कहा, सुब्रत पाठक पिच पर टिक नहीं पाएंगे, एक बॉल भी नहीं खेल पाएंगे। जब अखिलेश से पूछा गया वो टिकटों के मामले में बार बार फैसला क्यों बदलते हैं, कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने आखिरी वक्त में क्यों लिया, इस पर अखिलेश ने सिर्फ इतना कहा कि चोट तभी करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो। एक ही काम होना, पहले इन्हें क्लीन बोल्ड कर दें और ऐसा क्लीन बोल्ड करें इन्हें तो दोबारा स्टेडियम में घुसने की बात ना करें। यहाँ
न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। ये जो रुझान आए हैं, ये रुझान है, ये रुझान आ गए हैं। जो भाषा बदली है, जो भाषा बदली है, जो बीजेपी के नेताओं का देखा कैसी भाषा हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा साथी कह रहा है कि कश्मीर, वो कन्नौज की क्रांति, वो हमारी खुशबू की जो क्रांति है, खुशबू की क्रांति कन्नौज की क्रांति है। खुशबू फैले, सुगंध फैले, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, एक दूसरे का कारोबार बढ़े, ये कन्नौज क्रांति है। अरे तुमने अंग्रेजी में कहावत नहीं सुनी, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हथौड़ा तभी मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। अखिलेश को चाचा शिवपाल ने भी जीत का आशीर्वाद दिया। शिवपाल ने कहा कि सुब्रत पाठक अखिलेश के आगे कहीं नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो गुंडों की तरह बर्ताव करते हैं और कन्नौज की जनता उनसे तंग आ चुकी है। ये अखिलेश यादव वहां से कई बार जीत चुके हैं, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है, और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है। इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग, कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव की हालत पर तीखे कमेंट किए और फिर यह भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी में शिवपाल की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए शिवपाल यादव को बीजेपी में आकर देश के विकास में सहयोग देना चाहिए। मुझे तरस तो इस बेचारे शिवपाल पे आती है। वो तो केवल जैसे सत्यनारायण की कथा में जजमान एक होता है, वो कथा सुनता है और बाद में अन्य लोगों को चूर्ण वितरण कर दिया जाता है। तो ये केवल चूर्ण खाने वाले व्यक्ति रह गए हैं। कभी नेताजी मुलायम सिंह जी के मुख्य सिपह सालार हुआ करते थे, पूरे प्रदेश में तूती बोलती थी, और आज क्या हालत है। यानी कहीं कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको बैठने के लिए सोफा नहीं मिलता, हत्ता मिलता है बैठने के लिए, हत्ता। और चूरण खाने के आदी हो गए हैं। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अरे वीर भूमि है, चूरण मत खाइए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सत्ता में सहभागी बनकर के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करिए। योगी वहां चोट करते हैं जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। परिवारवाद एक ऐसा इशू है जिसका अखिलेश यादव के पास कोई जवाब नहीं है। इस बार टिकट बांटते समय उन्होंने अपने परिवार में किसी को निराश नहीं किया, सबका पूरा ख्याल रखा। वो सबको चुनाव लड़वा रहे हैं। आज जिन तेजपाल यादव की टिकट कटी वो लालू यादव के दामाद भी हैं। चर्चा है कि उन्हें टिकट देने के लिए लालू जी ने फोन किया था। लालू जी ने भी अपने परिवार के लोगों को जी भरकर टिकट दिए हैं। उन्होंने भी अपने परिवार के कई लोगों को राजनीति में उतारा है, पार्टी का दारोमदार उनको सौंप दिया है। लेकिन चाहे अखिलेश यादव हो या लालू यादव, दोनों परिवार इसमें कुछ बुरा नहीं मानते, वो इसे परिवारवाद नहीं कहते। लेकिन नरेंद्र मोदी इसका पूरा फायदा उठाते हैं। उन्होंने परिवारवाद को बड़ा इशू बना दिया है। आज यूपी में मोदी ने यादवों से कहा कि अखिलेश यादव उनसे वोट तो मांगते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो उन्हें अपने परिवार के बाहर कोई यादव दिखाई नहीं देता। और यह बात ऐसी है जो अखिलेश यादव को परेशान कर सकती है। समाजवादी परिवार में तो कौन कहां से लड़ेगा यह तय हो गया, लेकिन जो कांग्रेस का बड़ा परिवार है उसमें अभी भी कंफ्यूजन है। अमेठी से राहुल लड़ेंगे या नहीं, रायबरेली से प्रियंका लड़ेंगी या नहीं, रॉबर्ट वाड्रा को टिकट मिलेगा या नहीं, इस पर कंफ्यूजन है।